I am spine surgeon. I am Dr. Munjal Shah. All are okay? Am I audible? Fine. So all are comfortable with English? Cool. Fine. So we'll talk about spinal cord injury and rehabilitation, which I think most of you are going on, right? So spinal cord injury as such is very scary to us as well as to you and to the physiotherapist. It is like the new Omicron virus. So we all are scared when we hear that patients are coming for spinal cord injury. But now due to advanced physiotherapists and advance in spine surgeries, it is now possible to make you as normal as possible. And which is happening in this center, which is very well managed by Dr. Rashmikant Shah. Okay, so we'll go through this. This is a bit of knowledge to you. I have made this PPT for physiotherapists as well as for you. So thoda you can understand, you will try to understand what is it, and whatever is your query you can ask me anytime. You can raise your hand and ask me questions anytime you want. को भी कोई भी सवाल रहा मेरे को कभी भी इंटरप्ट करके पूछ सकते हो. ये थोड़ा एजुकेशनल एस्पेक्ट से बनाया हुआ है, तो थोड़ा आप भी समझो कि आपको क्या हुआ है और आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, रियल लाइफ एक्सपेक्टेशन, इससे आपको काफ़ी समझ में आएगा. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है? फाइन, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंजरी टू योर स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड यानी जो करोड़रज्जु बोलते हैं हम उसको, उसके 3 हिस्से होते हैं. मोटर यानी जो अपने हाथ पांव हिलते हैं वो, सेंसरी यानी जो हम टच करते हैं उसको बोलते हैं, और बाकी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज यानी यूरिन होना, स्टूल होना, उन सबको. ये तीनों की जब इंजरी हो जाती है, मोस्ट ऑफ द कॉमन कब होता है? जब व्हीकुलर एक्सीडेंट होते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तभी भी ये हो सकता है. तो उसका पहले कैसा था? इट वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न टू परफॉर्म सिंपल एक्टिविटीज़, कि आप थोड़ा बहुत ही कर सकते हो. आज से 20-30 साल पहले ऐसे था. अभी कैसे हुआ है कि अभी हम सब चाहते हैं कि आपके इंजरी के बाद भी आप सब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कर सको और नॉर्मल हो जाओ. दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सर्जन एज वेल एज अ फिजियोथेरापिस्ट, और आपका भी ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हम नॉर्मल होने लगे. ठीक है, तो इसके थोड़े फैक्ट है कि ये यंग मेल्स में बहुत कॉमन है. मैक्सिमम एक्सीडेंट यंग मेल्स में होते हैं और मैक्सिमम मोटर व्हीकुलर एक्सीडेंट से ही होते हैं. 2/3 ऑफ द पेशेंट्स 30 साल से कम उम्र के होते हैं, यानी दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग, और या फिर आप अपनी जॉब को ही स्टार्ट कर रहे होते हो फैमिली को सपोर्ट करने को, और बाकी सब स्पोर्टिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से होते हैं. मोस्ट कॉमन सर्वाइकल स्पाइन में होता है या लंबर स्पाइन में हो जाता है, क्योंकि वही पार्ट अपना सबसे मोबाइल यानी वो सबसे लवचिक होता है. और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका पर ईयर मोर देन $3 बिलियन है. I think it's not working. Okay. तो इसकी थोड़े इंजरीज के टाइप होते हैं. कंक्लूजन बोलते हैं. मोस्ट डिफ़िकल्ट और सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीट होना है ट्रांजैक्शन है, पूरे कट जाना. लेसरेशन या कंक्लूजन यानी उस पर थोड़ा सूजन आ जानी या उसके आजू बाजू खून जमा हो जाने के कारण नर्व पे डैमेज हो जाता है. इसका ये है पैथोफिजियोलॉजी, यानी जब कंटूजन, लेसरेशन, कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड, कंप्लीट ट्रांजैक्शन, यानी पूरा कॉर्ड जब कट जाए, तभी रिहैब का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बाकी सब के लिए ये अच्छा रहता है. इनकम्प्लीट कॉर्ड इंजरी बोलते हैं उसके लिए. आप में से कितने का स्पाइन सर्जरी हो चुका है इसमें से? ओके, ऑलमोस्ट, यानी आप सबका इनकम्प्लीट हुआ था, इंजरी पूरा नहीं हुआ है. यानी इसमें क्या है, चांसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन से आपका रिकवरी का चांस बहुत अच्छा रहता है. इसके थोड़े यानी इसके थोड़े टाइप्स होते हैं जो डिटेल में हम नहीं जाएंगे. एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड, ब्राउन सैकबर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड. यानी एंटीरियर यानी आगे की तरफ, पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, सेंट्रल यानी बीच की तरफ. कॉर्ड में इंजरी जहाँ से होती है उसके हिसाब से इसके नाम दिए जाते हैं. सबसे अच्छा रहता है कि पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम यानी पीछे से जिसको लगता है वो नसीब वाला होता है, उसके हाथ पांव चलते हैं पर बाकी थोड़ा कोऑर्डिनेशन का फंक्शन चला जाता है. तो ये फिजियोलॉजी है, इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. इसके स्केल्स रहते हैं. हम लोग जब आते हो, तो जब हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, जब स्पाइन सर्जन, हम इसको एशिया स्केल बोलते हैं. यानी आप में कितना पावर है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि आपका क्लास कौन सा है. एशिया A, B, C, D, E. इसमें E यानी सबसे अच्छा. हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? F ग्रेड यानी फेल, A यानी सबसे अच्छा. हमारे में थोड़ा उल्टा होता है. ये E ग्रेड यानी सबसे अच्छा है, नॉर्मल पावर है आपका. और सबसे ख़राब प्रोग्नोसिस यानी जो इंजरी के साथ है उसके पावर कुछ भी नहीं है, उसको हम A बोलते हैं. हम नॉर्मली ट्राई करते हैं आप B में आओ, C में आओ, D में आओ, आपको E तक ले जाने का हम ट्राई करते हैं.
ए में आओ तो उसमें हम रिहैब करते हैं, पर चांसेस इतने अच्छे नहीं रहते हैं कि आप अपना ग्रेड बढ़ाओ। तो ABCD में बेटर है क्या BCD में हो, तो आपका नसीब पे वो भी आपके हाथ में नहीं रहता है, पर ये आपको समझाने के लिए है। तो हम लोग जो फिजियोथेरापिस्ट हैं, हम तो स्पाइन सर्जन हैं, हम फिजियोथेरापिस्ट को बोलते हैं कि ये इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं। FIM इज़ फंक्शनल मेजरमेंट्स। तो उसके लिए उसके स्कोरिंग्स ले लोग देखते हैं कि जब आप आओ उसके टोटल 18 पॉइंट्स होते हैं, अगर 6 से कम है यानी आपको असिस्टेंस का ज़रूरत रहता है। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि इम्प्रूव कर करके FMI स्कोरिंग हमको बताते रहते हैं कि सर आपकी सर्जरी हुई है पर इनका कॉर्ड इतना इम्प्रूव हुआ है। तो ये स्कोरिंग सिस्टम यूज़ होता है, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा याद रखने को। आप क्रॉस चेक करो अपने फिजियोथेरापी से कि मेरा स्कोर कितना है अभी, तो उसके हिसाब से आपको भी अच्छा लगेगा। ये उसके डिटेल्स है थोड़े। तो रिवैलिडेशन कब चालू होता है कि जब आप हमारे पास हॉस्पिटल में आओ तभी चालू हो जाता है। पर एक बार हम लोग क्या देखते हैं कि जब आपको इंजरी हुई है तभी आप पूरे स्टेबलाइज हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके बाद हम हैंड ओवर करते हैं फिजियोथेरापिस्ट को। तुरंत फिजियोथेरापी स्टार्ट नहीं होती है। रिहेबिलिटेशन मीन्स आपको जो हुआ है हम असेस करते हैं एज अ सर्जन, कितना दिक्कत है। हर एक को सर्जरी लगनी ज़रूरी नहीं है, और जिसको भी लगे उसको करने के बाद एक बार वुंड हील हो जाए, आपका जो जख्म है हील हो जाए, उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट चालू कर देते हैं आपका ट्रीटमेंट, ताकि आप में कॉम्प्लिकेशन बाद में ना आए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आए तब आपकी फैमिली ये चीज़ समझे कि तुरंत का तुरंत सब ठीक नहीं होने वाला है, थोड़ा टाइम लगने वाला है इसको। और इसके लिए हमारे पास पूरी टीम रहती है, खाली एक सर्जन नहीं रहता है, एक साइकेट्रिस्ट भी रहता है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट रहता है, वोकेशनल थेरापिस्ट रहता है, फिजियोथेरापिस्ट रहता है, डाइटिशियंस रहते हैं। क्योंकि बीच बीच में जिसको भी इंजरी हुई है उनको डिप्रेशन आना स्वाभाविक है, मुझे भी होगा, टचवुड ना हो, पर होए तो ये होना ही है। तो ये ना हो उसके लिए हम पूरे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं कि सबको एक साथ इन्वॉल्व करके ही हम ट्रीट करते हैं। इधर भी आप देखो, किसी को ऐसा लगेगा तो ये लोग बुला लेते हैं बाहर को, किसी को इंजरी सर्वाइकल में होती है तो बोलने में दिक्कत होती है, तो वोकेशनल थेरापिस्ट भी आके आपको हेल्प करते हैं। किसी को ऐसा हो जाता है कि फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं कि नहीं, फैमिली उनको अलग करने, डिटेच करने लगे, इसलिए हम साइकेट्रिस्ट भी रखते हैं कि ये चीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है, यानी बोल सकते हैं आज भी इंडिया में कम से कम 1000 लोग को ऐसा होने वाला है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको निगलेक्ट करने से। तो इसके लिए हम लोग मोस्ट कॉमनली जब किसी को इंजरी होती है उसको स्टूल में या फिर यूरिन में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके टाइप है थोड़े रिफ्लेक्सिक और इरिफ्लेक्सिक, इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मोस्ट कॉमन हम ये बताना चाहते हैं जिसको यूरिन में इश्यू होता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि एवरी 2 आवर या 3 आवर्स में एक बार कैथेटर खुद डालना है। आप में से कितने को कैथेटर है? फाइन। तो कैथेटर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ यानी मरने का कारण पहले, आज से 10 साल पहले लोगों को समझ नहीं आता था, ये यूरिन के कारण होता था। आपको एटलीस्ट ये चीज़ ध्यान रखना है कि रोज़ का 1.5 से 2 लीटर यूरिन आए उतना पानी पीना है एवरी डे। कितना, जितना यूरिन मेजरमेंट करो। प्रोटीन डाइट अच्छा लेना है क्योंकि स्टूल का भी इशू होता है, तो स्टूल के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप फाइबर डाइट ज़्यादा लो। दूसरा है कि आपको बेस्ट रहेगा कि अगर यूरिन के लिए अगर आपको कैथेटर से सेट हो गए तो अच्छा है, तो कैथेटर हर 3 आवर्स में चेंज खुद से करना सीख गए तो बेस्ट है। अगर ना हो तो क्या होता है कि जो अपना कैथेटर के जो यूरिन का अपना जो थैली होता है वो स्मॉल होने लगता है, तो वो ना हो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर अंदर कैथेटर रहे तो भी चलेगा, या फिर एवरी 3 आवर्स खुद से करो, बाकी इन्फेक्शन हो जाएगा और यूरिन स्टोन हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ आप में से? 4 घंटा अंदर 5 टाके आपका बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एवरी 4 आवर्स और 3 आवर्स वॉट एवर यू डू, दिन में 6 बार हो जाता है ऐसा कि आपको करना ही चाहिए। हाँ, और ये मेजर करना है कि आपका यूरिन कितना हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले डेथ के रीजन ही ये थे। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, जब सीटिंग पोजीशन में रहते हैं उस टाइम हम लोग पानी पी लेते हैं, लेकिन सीटिंग पोजीशन में रहते हैं तो जिस तरह से मैंने पानी लिया उसी हिसाब से यूरिन नहीं निकला। नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपने जितना पानी पिया तुरंत नहीं आने वाला है, उसका प्रपोर्शन होता है। मैं बोलता हूँ हम ज़्यादातर 2 से 2.5 बजे तक पानी ज़्यादा लेते थे, उसके बाद पानी कम करना, लेकिन सीटिंग पोजीशन रहते तो पानी यूरिन ज़्यादा निकलते, रात को लेट जाते तो यूरिन ज़्यादा आता है।
नहीं, वो उसका आपका ब्लैडर का फंक्शन ऐसा रहता है, उसको हम बोलते हैं एटोनिक ब्लैडर, क्योंकि आपका ब्लैडर है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो जब आप लेट जाते हो तब अपने आप आने लगता है। लेटने के बाद हाँ फाइन, पर आपका कैथेटर भी चेक करते रहना है कि उसमें कोई ब्लॉक नहीं है। जैसे अपने घर पे नल है, हाँ नहीं, पर वही आपका जो कैथेटर है उसमें ये देखना है ब्लॉक नहीं है। जैसे घर पे पाइप है, पाइप में हम नल चालू करते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी आना है, कहीं ब्लॉक ना हो चेक ना है। पाइप चेंज कर दो, हाँ तो वो दैट्स फाइन। थ्रो करता हूँ। और दूसरा आपका हम लोग बोलते हैं कि आपका किडनी फंक्शन और सोनोग्राफी कराते रहना चाहिए ऐसे में कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ नहीं गया है, वो चेक करते हैं हम लोग। अगर आपको है कि मैं पानी 3 लीटर पी ही रहा हूँ और मेरे को 1 लीटर ही आ रहा है यूरिन, है ना, पानी जितना करो यूरिन आ जाता है, बस। लेकिन जब सीटिंग पोजीशन में रहते हैं तो यूरिन कम आता है, सो जाओ तब ज़्यादा है, बिकॉज रिलैक्स हो जाते हैं ना तब ब्लैडर, इसके कारण। इसके कारण। हाँ, पर इसमें रेयरली यही है कि रेयरली ये चीज़ों में सर्जरी लगता है। ऐसे चीज़ों में कोई बार सर्जरी करते हैं क्योंकि आपका जो क्या बोलते हैं होल होता है जो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम कोई बार उसको खोलने का ट्राई करते हैं, पर वो बहुत कम केसेस में करने को मिलता है। तो आपका यूरिन आउटपुट अगर 1 से 1.5 लीटर हो ही रहा है देन इट्स फाइन, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ, बॉयल डिस्टेंशन, हाँ हाँ, तब इसके लिए हम स्टूल्स, हाँ हाँ यूरिन के लिए, पर कैथेटर रखो आप। कैथेटर से ऐसे आपको फील ऐसा आएगा कि मेरा यूरिन बहुत हो नहीं रहा है, पर जो उसका स्पीड है नहीं होता है, पर आपका स्पीड रहता है पर आवर 50 to 70 ml, किसी को 80 ml पर आवर होता है। पर आप ऐसा सोचो कि हमने 2 लीटर पिया तो तुरंत, ऐसा नहीं, और दबाने से बढ़ने नहीं वाला, वो अपने आप आने ही वाला है, ऐसा आपको करना नहीं। कैथेटर अंदर रहेगा तो आना ही है, पर आपको ऐसा साइकोलॉजिकल लगता है कि आ नहीं रहा, दबाओ तो ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, कैथेटर निकाला तो इसको 6 महीना हो गया। किसको? कैथेटर निकाला तो 6 महीना आपको निकाल दिया है तो बेटर, तो आपको फिर वो है ना, ये प्रोसेस होता है कि अगर आपका कैथेटर निकाल दिया है और आपको यूरिन आने ही लगा, अगर बंद हो गया है तो फिर वापस नहीं। हाँ, पर आपका क्या है कि आपका 100 ml 150 ml हो जाता है, हाँ, उसके बाद इसको ये लगता है कि पेट फूला है, हाँ, तो उसके लिए आपको कभी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दिखाया और सब हाँ। इसका सोनोग्राफी भी हो गया, हाँ दूसरा सब चेकिंग कराया, वो बोलते बिल्कुल ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा अभी तक नहीं, पर आपको क्या करना है, यूरिन करने के बाद हम बोलते हैं सोनोग्राफी करो एक बार, तो उसको पोस्ट वर्ड यूरिन बोलते हैं। अगर वो बहुत इकट्ठा हो रहा है तो फिर आपको फिर पूरा खाली हो जाता है, खा जाओ तो फिर तो दिक्कत सोनोग्राफी 3 बार होती है। नहीं, 2 घंटा यानी यूरिन करने के बाद बोलते हैं, हाँ बस वो भी करना, तो फिर नॉर्मल हो रहा है तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? ये स्टूल भी हो जाता है पेट दबा। हाँ, पर वो क्या होता है कि कंट्रोल आपका यूरिन और स्टूल का एक जगह से है, दिमाग से, तो इनवॉलंटरी हो जाता है वो, इसके कारण हो रहा है वो। पर ये जो आपने अप्रोच किया वो सही किया है कि आपने दिखाया, आपने रिपोर्ट्स किया, सब ठीक है तो फिर ठीक है, देन इट्स नॉट, हमें टेंशन नहीं, आपको भी नहीं, जस्ट आपको रीअश्योरेंस देना है हमें, और कुछ नहीं, तो सही है ना। वो भी करवाया था सर, हाँ, जैसे मैं बताया, हाँ वो नॉर्मल था। बस, तो ठीक है ना, तो किडनी सही है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर दे रहे हो और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी। ठीक है, ओके। तो ये क्या सर हैबिट की वजह से है, साइकोलॉजी की वजह से कि पेट दबाने से? नहीं, हमें ऐसा लगता है ना कि देखो, पहले इंजरी हुआ है, पहले चला गया अपना सब, ठीक है, अब वापस आ रहा है, तो अपने को ऐसा लग रहा है कि नहीं पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है, वो अर्ज रहता है कि फुल्ली रिकवर नहीं हो रहा। फुल रिकवर के लिए मोस्टली 1 year to 18 months होता है। दबाने से फिर तो होता है, निकलता है, ऐसा भी पर नहीं, वो क्या है, वो लास्ट पार्ट जो बाकी रहा वो निकलता है, अब ना करो तो भी आने ही वाला है वो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती ना मसल्स वहाँ की, हाँ, इस वजह से तो पेट दबाना। उसको ही हम बोलते हैं ये वाला, ये जो बोलते हैं ना ए रिफ्लेक्सिक्स, सॉरी ये लिखा है ना ए रिफ्लेक्सिक्स ब्लैडर, यानी आपको ऐसा जो फ्लैसिड डेट्रूजर मसल, यानी आपको क्या है कि दबाऊंगा तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका मसल इतना काम नहीं करता है। पर अभी क्या है कि आपका डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं आपके मैं तो स्पाइन सर्जन हूँ, यूरोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं कि आपका खाली हो रहा है तो 100% आपका पावर नहीं होगा मसल में, मे बी 80% होगा, दैन इट्स फाइन, इट विल कम बैक, उसको टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो यही है,
कि 1.5 से 2 लीटर पानी पियो। इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन जैसे बताया वो करना चाहिए। इनड्वेलिंग कैथेटर यानी जो आप अंदर रखते हो उनको बोलते हैं इनड्वेलिंग कैथेटर। या कोई बार हमको लगना पड़ता है कि पेशेंट को सर्जरी करनी पड़ती है ब्लैडर के लिए, जिसको इससे यूरिन ना आए तो, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं मेरा कम आ रहा है, पर अभी सर्जरी का ज़रूरत नहीं क्योंकि आ तो रहा है। अगर ना आए तो हम लोग सुप्राप्यूबिक कैथेटर करके सर्जरी कर देंगे, फिर अपने आप आने ही लगे, अनलेस आपका किडनी बिगड़ गया हो। पर अभी ऐसा चांसेस नहीं रहता। अगर पानी पीते हो हम लोग चेक करते रहते हैं, ऐसा चांसेस कम रहते हैं ये चीज़ में। ओके फाइन। दूसरा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके मसल्स अकड़ जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मेरे मसल्स ऐसे हैं, टाइट हो रहे हैं, पर इन अ वे क्या होता है कि इंजरी के बाद मसल्स का पावर बहुत सारों का कलर चला जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया एशिया ग्रेड में ए ग्रेड सबसे कम होता है। तो क्या होता है कि स्पास्टिक हो जाए। मसल्स पे 2 टाइप होते हैं, एक फ्लैसिड और एक स्पास्टिक। फ्लैसिड यानी एकदम ऐसे चलो तो भी गिर जाओ ऐसे, और स्पास्टिक यानी एकदम टाइट। तो फिजियोथेरापिस्ट के लिए और स्पाइन सर्जन के लिए स्पास्टिक होना एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि आपका अगर पावर चला गया है तो वो उसको कंपनसेट करता है। कंपनसेट यानी उसकी जगह वो ले लेता है कि मसल्स की बिहेवियर ही ऐसा है कि वो एकदम कट्ठन रहता है। जैसे कोई आदमी मर जाए तो कैसा बॉडी हो जाता है, वैसे मसल्स है वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसे हो जाए। स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, स्पास्टिक बोलते हैं, यानी एकदम अकड़ जाते हैं। तो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, वो हम ध्यान रखते हैं और उसको यूज़ करके फिजियोथेरापी करते हैं कि आप चल पाओ अच्छे से। तो उसको हम स्पास्टिसिटी बोलते हैं। जिसको बढ़ जाए उसको हम दवाई भी देते हैं अलग टाइप की। ओके। और दूसरा बहुत लोगों को होता है कि खड़े होने पे आपको चक्कर आ जाए। ऐसा बहुत लोगों को होता है इनिशियली। अगर आप में से नहीं हुआ है तो अच्छा है। उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। जैसे खड़े हो तो हार्ट की बीट्स थोड़ी कम हो जाती है और आपको चक्कर आने लगते हैं। उसके लिए हम लोग एब्डोमिनल बेल्ट्स और सब यूज़ करते हैं। अगर आप में से किसी को हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हो ये बात। किसी को ऐसा होता था इनिशियल जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट किया था? तो उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, क्योंकि इंजरी के बाद वो चीज़ क्या होता है, जो अपना कंट्रोल होता है ना, उसका 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक ओवरशूट के कारण ऐसा सब हो सकता है। तो वो हाँ वो सॉरी पैरासिम्पैथेटिक ओवरशूट के कारण ये होता है, ठीक है। ओटी के बाद जब फर्स्ट टाइम स्टैंड नहीं करवाया उस टाइम तब होता है, 1-2 महीना दिक्कत हुआ था, फिर वो सेट हो जाता है। बीपी भी लो हो जाता है। हाँ, और दूसरा होता है कि जो लोग बहुत बोलते हैं, हम लोग को एक डर रहता है, हम लोग जिसको बोलते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। यानी ये चीज़ क्या होती है कि अगर आपका स्टूल पास ना हो या फिर आपका यूरिन पास ना हो और डिस्टेंड यानी भर जाता है, उसके कारण बॉडी में ऐसे रिएक्शंस आते हैं कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो वो चीज़ प्रिवेंट करने को हमें रीज़न ढूंढना है कि ऐसा हम लोग पूछते रहते हैं कि आपको नहीं हो रहा है ना ये चीज़, क्यों पूछते हैं? बाकी आपका बीपी इतना बढ़ जाता है कि हेमरेज होने का चांस रहता है। तो ये चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को ये चीज़ आप पूछते रहो या कहते रहो कि मुझे ये कंप्लेन है, तो हमें तुरंत नज़र में आ जाए। ओके, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी, यानी जो आपको फिजियोथेरापिस्ट कराते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जब इंजरी गले की हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ सिक्रीशन नहीं होता है, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट में फिजियोथेरापिस्ट करते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स देते हैं हम लोग। तो आप में से किसी को हुआ था रेस्पिरेटरी इशू पहले? ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, चेस्ट में भारीपन था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था। ओके, आहिस्ता नॉर्मल अभी भी है थोड़ा। ओके, दिन पे दिन कम होता है। चलो बेस्ट। आपको कितना टाइम हुआ? आपको इंजरी को कितना टाइम हुआ है? 4-7 दिन में। ओके, चलो तो मीन्स नाउ यार C6 तो वो जैसे बताया वो मोस्ट कॉमन है। 4, 5, 6, 7 और L1, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है। आपका एक्सीडेंट हुआ था क्या? स्विमिंग पूल में ट्रैक। ओके फाइन। ओके, दूसरा है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके प्रेशर अल्सर हो जाते हैं। बहुत लोग को क्या होता है कि समझ नहीं आता, टच करते हैं तो वो जगह क्या होती है, जैसे डायबिटिक वाले को पाँव में पता नहीं चलता है, वैसे जब इंजरी होता है तब क्या होता है कि आपका हाथ पाँव तो चलने बंद होते हैं, पर टच करते वो भी पता नहीं चलता। तभी अगर मेरे एक पेशेंट को ऐसा हुआ था कि सर्जरी तो हो गया, तो करना पड़ा था, पर उसके बाद उसका सेंसेशन रिकवरी में टाइम लगा, तो उसको पता नहीं चल रहा है। एवरी 2 आवर्स हम बोलते हैं टर्न करने को आपको,
अगर जिसको सेंसेशन ना हो तो आपकी वाइफ हो, मदर हो या कोई भी फैमिली में, उसको बोलते हैं आपको हेल्प करे ताकि प्रेशर अल्सर ना हो जाए। और प्रेशर अल्सर यानी वही के वही पड़े रहो तो वो पार्ट पे अल्सर हो जाता है। अल्सर यानी उधर की चमड़ी खिंच जाती है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। वो प्रिवेंट होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो हाँ हाँ, वो है ना, झंझनाहट क्यों आती है? क्योंकि आपको वो रिकवरी का एक साइन है वो, कि रिकवरी में झंझनाहट आती है। रिकवरी झंझनाहट, फिर आपकी ताकत आएगी, फिर सेंसेशन आएगा। वो नॉर्मल है, आपके लिए वो डिस्कम्फर्ट होगा कि झंझनाहट आ रही है, पर हमारे लिए वो अच्छी साइन है कि आपको झंझनाहट आ रही है, कि आपकी रिकवरी हो रही है, जितनी भी है वैसे। सर मेरा पहले से इधर से सेंसेशन चल गया था, पावर इधर से चल, इधर से पैर नीचे तक सुबह से पूरा जलन ओके, बहुत जलन था, मतलब रात को लेट नहीं पाते, इतना जलन था। तो एक दो साल तो इतना जलन था, मतलब नींद दवाई लेके लेना। ओके, अभी जलन कम होते होते नीचे जा रहा है, पैर में जलन है। ठीक है, यानी उसका आपका इतना रिकवर हो गया ना, अभी इतना बाकी वो आ जाएगा आपको भी। झंझनाहट भी जैसे लग रहा है कोई कुछ ऐसा कर रहा है। हाँ, यानी आपका अगर वो समझो ये वो बढ़ता जाए तो उसके लिए दवाई है अपने पास, पर बने तब तक हम यूज़ कम करेंगे। काम होता था, पैर में रुका हुआ है। वो आ जाएगा धीरे धीरे उसको भी, पर आपको हिम्मत नहीं आनी है उसके लिए, क्योंकि ये अच्छी साइन है हमारे लिए। इट इज़ ए गुड साइन। कुछ साइन अच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली अच्छा है, इट्स ए गुड साइन। ओके, और दूसरा बहुत सारी जगह पे ये एक सीनोन, ये फिजियोथेरापिस्ट के लिए, आपके लिए कम यूज में होगा, हेटेरोटोपिक ओसिफिकेशन। हाँ, सुन हो जाता है, सो जाता है या ना, सुन हो जाता है। तो फिर आपको कैसे अपना, जैसे मेरे को भी होता है सुन हो जाना, तो क्या करना है, अपने को पाँव पे थोड़ा प्रेशर दो। नहीं, पर जो पाँव में मूवमेंट नहीं है उसमें बोल रहा हूँ, किसी को बोलना प्रेशर देना है या हाँ, या किसी को बोलो मूव करो, तो वो कम हो जाएगा। क्योंकि होता है, क्योंकि आप लेटे रहते हो तो ये साइटिक नर्व दब जाता है इधर से, बटक से, तो उसके कारण नहीं होता। ओके, और आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जो पाँव चल नहीं रहा है या हाथ नहीं चल रहा है, वो पाँव में क्या होता है, मसल्स वीक होने लगते हैं और फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपका बोन जो हमारे मसल्स की वजह से, क्योंकि हम हाथ पाँव हिलाते रहते हैं, तो बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं और मसल्स भी नॉर्मल है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो हड्डी यानी जो हाथ पैर आपके नहीं चल रहे हैं, तो किसी को बोल के चलवाना है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उधर से बोन लॉस ज़्यादा होता है। जैसे बोलते हैं रस्ट हो गया डोर्स में, वैसे जो चीज़ यूज़ ना हो उसको हम बोलते हैं एट्रोफी, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी कमज़ोर होना। और वो हड्डी कमज़ोर में कभी भी गिर जाओगे तो फटाक से फ्रैक्चर हो जाएगा। बाकी सब हड्डियों से उसमें चांसेस ज़्यादा है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, जो चीज़ आपकी ना चले पैसिवली यानी किसी की हेल्प से या खुद से हो रहा है तो बेटर है, पर ना हो तो ये चीज़ खास करती रहनी चाहिए। ओके, और पेन बहुत कॉमन है, 90% लोगों में पेन होता है ये इंजरी के बाद। किसी को जल्दी होना है, किसी को बाद में, मोस्ट ऑफ द केस में बाद में, क्रोनिक यानी बाद में होता है, लेट ऑनसेट होता है। तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाई है। कोई बार हम बोलते हैं इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं कमर में या कहीं भी जगह पे आपकी नव जो दब रही है उसके कारण। बट दैट इज़ ऑल, आई कैन नॉट से टाइम पास, इट डज हेल्प तो करता ही है, पर बने तब तक तो पेन टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये होना ही है। लगे बहुत बढ़ गया तो दवाई ले लो या इंजेक्शन कोई बार देना पड़ता है, पर रेयरली देने पड़ते हैं हमको। जैसे ऐसे आप लोग में से कितने ने इंजेक्शंस लेने पड़े आपको कमर में या हाथ में? मीन्स मोस्ट ऑफ द लोग को हम काउंसलिंग से ऐसे ट्रीट कर देते हैं, पर पेन होना स्वाभाविक है इसमें। ओके, और अभी देखो आप 1977 में 106 दिन लगता था लोगों को रिहैब करने में, और अभी अब 2004 से देखो 39 डेज हो गया, और अभी 2021 में तो उससे भी कम डेज। इतने डेज में हम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अब सर्जरी करके या विदाउट सर्जरी आते हैं फिजियोथेरेपी सेंटर पे, फिर घर पे चले ही जाते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेंथ ऑफ द से भी घर चला गया है, और 91% लोग अब घर पे जाते हैं। ऐसे 9% लोग ऐसे किसी को बहुत इंप्रूवमेंट है, बट 91% लोग घर से जाएंगे इधर आएंगे। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी सेंटर पे ही रहेंगे। तो दिस इज़ अ गुड नंबर टू सी, 91% पीपल डू गेट बेटर। और सबसे ज़्यादा इश्यूज़ रहता है कि हमारा जो इंजरी हुआ है,
सबको ये क्वेरी रहता है कि हम कैसे इम्प्रूव होंगे, कितना परसेंटेज इम्प्रूव होंगे। तो जैसे मैंने बताया था, जो एशिया स्कोर हम यूज़ करते हैं ABCDE, अगर आप पहले के आपके पेपर्स देखो तो BCD में हो तो आपके चांसेस 80 to 90% रहते हैं कि आप आ जाओगे। और दूसरा रहता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट 32% लोगों में विदिन 1 ईयर हो जाता है कि हमारा इंजरी हो गया, तब आगे से हमारा अर्निंग क्या। 32 to 34% लोग विदिन अ ईयर एम्प्लॉय हो जाते हैं। दैट इज़ अवर ऑल स्टेटिस्टिक्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है री इंटीग्रेशन इनटू एनवायरनमेंट, यानी आपकी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट करे ये सब चीज़ों में, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंजरी के बाद सब डिप्रेशन में जाने ही वाले हैं। क्योंकि मेरे को भी होगा, किसी को होगा तो होना ही है ये। तो ये चीज़ में फैमिली सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियस। इसलिए हम लोग साइकेट्रिस्ट भी रखते हैं इधर, कभी भी यूज़ हो तो इसमें कोई शेम नहीं होना चाहिए कि हमने साइकेट्रिस्ट का यूज़ किया। यू शुड काउंस बिकॉज दे आर काउंसलर्स, दे विल हेल्प यू अलॉट। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? सर एक बात है, बोलो। सर कंप्लीट इंजरी, इनकम्प्लीट इंजरी, दोनों में कंप्लीट में क्या improvement कंप्लीट में इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, पर इनकम्प्लीट में हमें सर्जरी तुरंत करना पड़ता है। कंप्लीट में हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि मछली है वो पानी से बाहर निकल गई है, हम वापस पानी में डालेंगे, पर ज़िंदा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर चांस देंगे ये। ऐसा हम सर्जरी के पहले पेशेंट्स को बोलते हैं। इनकम्प्लीट हम बोलेंगे कि आधी मरी हुई है, हम डाल देंगे तो चांस रहेगा कि वो ज़िंदा हो जाए। ये मैं एग्जांपल देता हूँ जब मैं सर्जरी करता हूँ, ऐसे स्पाइन इंजरी। हाँ, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इसके लिए वो धीरे धीरे अपने आप ठीक ना हो तो उसके लिए दवाई है, ऐसा नहीं है नहीं है, इसके लिए है। उसके लिए हम लोग पम्प्स भी लगाते हैं, बैक्लोफेन के। हाँ, खींचो तो फट करके आया। हाँ, तो उसको स्पास्टिसिटी, जो मैं बोला ना कि स्पास्टिसिटी होती है, एक्सेस होता है तो दवाई देते हैं, कम होता फ़ायदा नहीं है, बीच का होना चाहिए। तो आपका जो पावर चला गया है उसमें हेल्प रहेगा फिजियोथेरापिस्ट को, क्योंकि आपकी ताकत जो नॉर्मल ब्रेन से पहुंचनी चाहिए वो कम हो गई है। तो ये मसल की खुद की ऐसी प्रॉपर्टी है कि स्पाज़म में चला जाए। जैसे अपने को कमर दर्द हो जाए या कहीं भी दर्द हो तो कैसे ऐसे अकड़न हो जाती है, वैसे मसल्स करता है। पर एक तरीके से यूज़फुल है, हम लोग यूज़ करते हैं उसको। ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग कोई बार कमर में पंप डाल देते हैं या दवाई देते हैं। ठीक है, पर ये विद टाइम हो जाएगा आपको। हाँ, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ज़्यादा होता है तो उसके लिए दवाई है, ऐसा नहीं है नहीं है। कंप्रेशन है सर, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? किसका कंप्रेशन है जैसे नाव है। कंप्रेशन यानी वो बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं। कंप्रेशन यानी आप समझ नहीं रहा मैं आप क्या बोल रहे हो मुझे। कंप्रेशन है यानी, तो अगर कंप्रेशन है तो भी यानी आपकी नस का ऑपरेशन हो गया तो खुल गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं। पर MRI सर्जरी की बात करते हैं तो बहुत बार क्या बोलते हैं हम उसको आर्टिफैक्ट बोलते हैं। आर्टिफैक्ट यानी बहुत चीज़ें दिखती नहीं है अंदर MRI में, क्योंकि आपका स्कार हो जाता है। एक बार कहीं अपने को लग गया तो कैसा स्कार हो जाता है, वैसा उधर सर्जरी के बाद स्कार हो जाता है और ऑलरेडी आपको इंजरी हुई है। तो इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं 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 नहीं, अब अगर आप बोलो कि आप मेरे को सर्जरी करके ठीक कर दो, नहीं, उसको अपने आप ही आने दो। फर्क तो नहीं पड़ेगा ना कंप्रेशन? नहीं, आपको सर्जरी करके हमारा एम क्या होता है कि आप इससे ज़्यादा डिटोरिएट ना हो, इम्प्रूवमेंट हो, वो आपके नसीब पे है। नहीं, आप वापस सर्जरी करवाना हो, एक्चुअली ये चीज़ हम अलग से बात करेंगे आपका MRI देख के, क्योंकि मैंने आपका MRI देखा नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में सब सर्जन्स मेरे जैसे हो वो आपको अच्छा करने का ही ट्राई करेंगे, ठीक है। पर कंप्रेशन होना ना होना इज़ वेरी सब्जेक्टिव। रिक्वायरमेंट अच्छा है, ऐसा भी नहीं है इधर थोड़ा आनी भी काफ़ी है, तो उसको खाली टेंशन रहता है उसकी वजह से तो नहीं नहीं, अगर ऐसा कंप्रेशन रहता ना तो कभी एक साइड नहीं रहता, दोनों पाँव में नहीं आता। ऐसे अभी राइट साइड आ गया। हाँ, पर वही तो बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि आपको अगर कंप्रेशन होता तो राइट में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा होता है। और मे बी जो भी हम बात कर रहे हैं मैं आपका MRI देख के बदल चुका, आई नीड टू सी। उंगलियां भी एकदम ठीक हो गई, मतलब सब कुछ तो वो आपका नसीब है ना, वो आपका नसीब है। दूसरे में भी ऐसे
अच्छा रिक्वायरमेंट है, हो जाएगा वो धीरे धीरे अगर सिग्नेचर जाता है आराम से। ठीक है, पर आपका एक बार एमआरआई देखे तो मैं अच्छे से आंसर दे पाऊँगा। सर ये कंप्लीट इंजरी इनकम्प्लीट इंजरी कैसे डिसाइड करें? वो हम लोग यही पढ़े, हाँ वो हम लोग डिसाइड करते हैं आप जब आते हो हमारे पास, उसके हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस स्पाइन सर्जन्स होते हैं वो ऐसा ग्रेड करके ही देते हैं आपको कि ये कौन से ग्रेड में है। ओके। अच्छा सर ये इसको स्पाइनल कोड इंजरी में कभी भी किसी को कुछ हुआ है तो 8 आवर्स के अंदर ऑपरेशन करते हैं तो रिकवरी। पर इस पे आर्टिकल्स बहुत कंट्रोवर्शियल है सर, आपने जो बताया बहुत सही है, मीन्स ये बहुत लोगों को पता है, मेरे हमारे ऑर्थोपेडिक में भी इनको पता नहीं होगा ये बहुत चीज़। विदिन 8 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विदिन 8 आवर्स सर्जरी करे, से ज़्यादा है कि विदिन 8 आवर्स हम लोग जो बोलते हैं ट्रायल है मिथाइल प्रेडनिसोलोन दवाई का, वो भी 100% प्रूवन नहीं है, बहुत लोग देते हैं। पर सर्जरी का ऐसा है कि अगर समझो कि आपको होश ही नहीं है, ऐसी इंजरी हुई है और हम बोले कि सर्जरी करो तो आदमी ज़िंदा ही नहीं रहेगा। तो पहले ऐसा था कि विदिन 8 आवर्स आप सर्जरी कर दो तो फ़ायदा है, पर किस में जैसे ऐसे बात कर रहे हो वैसा कि आपको इंजरी हुआ है पर आप फिट हो सर्जरी के लिए उसमें, पर वो भी अभी प्रूवन नहीं है। पहले ऐसा था विदिन 8 आवर्स करो तो बहुत फ़ायदा रहेगा, अभी विदिन 72 आवर्स करो या 1 वीक में करो, इट्स फाइन। पर हाँ, जिसको समझो हाथ चल रहा है, मेरे पास आया जब इंजरी के बाद और वो हाथ चलना बंद हो गया, यानी डिटोरिएटिंग न्यूरोलॉजी बोलते हैं, उसको हम तुरंत सर्जरी करते हैं। तो ये C5 इंजरी जो होती है उसमें तो आदमी को उतना कुछ होता नहीं, नीचे का लेवल पूरा चला जाता है। हाँ पूरा चला गया, पर उसमें भी होता है ना सर कि जैसे मैंने बताया कि इनकम्प्लीट यानी थोड़ा बहुत मूवमेंट है, टाइप ऑफ सिंड्रोम्स बताया, पीछे से आगे से सेंट्रल एंटीरियर, उसके हिसाब से प्रोग्नोसिस होता है। अगर समझो कि आप आए तब ये हाथ चल रहा है, ठीक है, और 2 घंटा हुआ आए, हम क्या करते हैं, हम खाली ये नहीं देखते कि इंजरी स्पाइन में हुआ है। जब इंजरी होता है एक्सीडेंट में तो हाथ भी कट जाता है, हेड इंजरी भी होता है, हेमरेज भी होता है, आँख में भी इंजरी होता है, टांगों में भी होता है, सब चीज़ देखते हैं। स्पाइन उसके साथ देखते हैं हम, ऐसा नहीं है कि खाली स्पाइन है तो हम लोग ऐसे ईगो पे नहीं लेते स्पाइन सर्जन के, नहीं पहले स्पाइन का ऑपरेशन करो फिर बाकी सबको जो करना है करो, आदमी तो एक ही है। तो सब चीज़ ठीक है, एनेस्थेटिस्ट बोले कि नहीं हम समझ आप सर्जरी कर सकते हो तो विदिन 8 आवर्स इज़ गुड, बट दैट इज़ नॉट प्रूवन येट। वो पहले बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो जब आप फिट हो सर्जरी के लिए तभी करेंगे। बाकी हम फैमिली का ऐसा बोलते हैं कि आपके लड़के का या आपके पापा का व्हाटएवर कि पहले ताकत थी वो कम हो गई है तभी सर्जरी करनी ज़रूरी है, पर थोड़ा रिस्क है कि भी बॉडी अभी पूरा रिहेबिलिटेशन के लिए, यानी पूरा अभी तक सर्जरी में रिस्क ये रहेगा लाइफ एंड डेथ का। हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सर्जरी में लाइफ एंड डेथ की बात ही नहीं करते हम लोग करते तो, पर ये सब में क्या है कि आपका हार्ट देखते हैं, दिमाग देखते हैं, कोई इधर इंजरी नहीं है, पाँव देखते, सब चीज़ देखते हैं, फिर आपकी साइन लेके बोलते हैं कि अभी सर्जरी करना पड़ेगा क्योंकि उनका पावर कम हो रहा है। तो एक्सीडेंट के 2-3 दिन तक सर इसमें कुछ करते नहीं तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफेक्ट यानी सी यू टू सी ऑल द कंपोनेंट्स, ऐसा नहीं है कि आपका सर्जरी करोगे तो हाथ पाँव चलेगा, पर आप ऑपरेशन थिएटर में मर गए तो फ़ायदा क्या। तो ये सब पैरामीटर्स एनेस्थेटिस्ट, आईसीयू टीम, हम स्पाइन सर्जन इज लाइक हमारा ऐसा विजन इतना ही रहता है कि हम स्पाइन देखते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग पूरा देखते हैं कि सब पैरामीटर्स ओके हैं, इनका सर्जरी करेंगे फ़ायदा होगा, पर ये है कि फैमिली को भी बताएंगे। नॉर्मल सर्जरी में हम ऐसा बात नहीं करते, जैसे मैं पहले बोला कि लाइफ एंड डेथ का, यानी इट्स लाइक मैं इधर से मुंबई फ्लाइट में गया तो हम ऐसा नहीं साइन नहीं करते कि मेरा डेथ हो गया, तो भी आपको हर बार एयर होस्टेस क्या बोलते हैं कि अगर विमान पानी में उतरा तो वो एक्सट्रीमली रेयर है। तो नॉर्मल सर्जरीज़ में ऐसी बात नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है, ऑपरेट करना इम्पॉर्टेंट है, पर सब एस्पेक्ट क्लियर होने के बाद करते हैं कि हाँ इनका ये सब चीज़ें, कोई हेमरेज भी नहीं है, बात भी ठीक कर रहा है, पावर कम हो रहा है, कर दो तो फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं है तो भी नहीं करते, फ़ायदा है तो हम सब साइन लेके कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर ने 5 दिन तक 7 दिन तक ऑपरेशन नहीं किया, उसने नेग्लिजेंस किया, वो हम्बग बात, ऐसे नहीं होती बात। ये वो डॉक्टर को तो क्या पैसा ही नहीं मिलने वाला था ना ऑपरेट करके, ऐसा कोई नहीं करता। इसका एक्सीडेंट हुआ ना तभी सब लोगों को ऐसा बोल रहे थे 8 घंटे के अंदर आपने ऑपरेशन करवा दिया। ये वही है ना, ये मिथ है, ये मिथ है। और ये चीज़ पे डॉक्टर्स पे आ जाता है कि आपने क्यों नहीं किया, अगर करते वो मर जाता तो बेटर है कि वो जिंदा है, समझे। तो इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक डॉक्टर डिसाइड नहीं करता, 10 लोग हाँ बोलेंगे फिर ही होगा। और ये चीज़ हम फैमिली को बहुत क्लियर बताते थे। आपके साथ जो आई डोंट नो, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हम लोग ये बता ही देते हैं कि भाई ऐसी चीज़ है, आप बताओ। मेरे पास जो पेशेंट आया था जिनको अल्सर हो गया था, तो
उनके ऐसा 3 दिन बाद आए, तो मैं बोला कि ये चांस है, तो बोले वो डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं, बोला नहीं बराबर है, आप स्टेबल ही नहीं थे, मैं ऑपरेट कैसे करूँगा। तो ये रिस्क लेना पड़ता है, यानी कोई गलती कोई नहीं करता है इसमें। पर ऐसा आप जिंदगी भर भी मत सोचो कि ये 5 दिन पहले कर लेते तो लाइफ टाइम अच्छा रहता, जो था वही होने वाला है, ऐसा नहीं है। दैट इज़ फेट। ओके, क्योंकि मैं अभी घर पे जाऊंगा कार में, मेरा एक्सीडेंट हो, मुझे भी नहीं पता। इट इज़ ऑल अबाउट फेट, राइट। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, वही मैं बोला, स्पास्टिसिटी इज यूजफुल टू अस, ओवर स्पास्टिसिटी में देना पड़ता है। और अगर एकदम ज़्यादा है तो हम लोग कॉर्ड के अंदर पंप डालते हैं, ओवर है इसको। बाकी इन अ वे इट इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि आपका जो पावर चला गया उसको वो कंपनसेट करता है। जैसे मेरी आँख कमज़ोर है, मैं चश्मा पहनता हूँ, मैं निकालूँ तो मेरे को कुछ दिखने नहीं वाला, ये कंपनसेशन है, मेरा आँख मेरी सही नहीं है। वैसा स्पाइन में अगर इंजरी हो के मसल पावर जा रहा है नस के कारण, तो मसल खुद कंपनसेट स्पास्टिसिटी से करता है। तो एक तरीके से स्पास्टिसिटी अच्छा है, फ्लैसिड से 2 टाइप के होते हैं। तो स्पास्टिसिटी ज़्यादा हो गई तो दवाई देना है, कम हो गई तो वो ज़्यादा आने में टाइम लगता है। तो इन अ वे स्पास्टिसिटी इज़ गुड फॉर पेशेंट्स। स्पास्टिसिटी में एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट के लिए अच्छा है, बरोबर। और ज़्यादा स्पास्टिसिटी में एक्सरसाइज भी करो तो एग्जैक्टली जो मसल का रिजल्ट नहीं, वो स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग ही होता है, दवाई दो स्ट्रेचिंग, 2 ही चीज़ होता है उसमें। और आपको ऐसा लगे कि नहीं अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है दवाई से भी, स्ट्रेचिंग करो, तो फिर वो पंप डाल सकते हैं कभी भी। एक्सरसाइज में कैसे फील होता है कि अभी आज कुछ अच्छा कर दिए, तो अपने को लगा बस बहुत, फिर 30 दिन क्या होता है वो एक्सरसाइज एकदम गंदा होता है, क्योंकि उस दिन टाइटनेस उसको हेल्प करती रहती है। सेकेंड डे या थर्ड डे तो वो वैक्सिंग वेनिंग पैटर्न रहता है, तो वो स्ट्रेट नहीं है, वो वैक्सिंग वेनिंग रहने ही वाला है। ओके, पर आप सब लोग लकी हो कि आप ये सेंटर पे आते हो, ये बहुत स्मार्ट है। इसे ऑपरेशन के बाद प्लेट डलवाया हुआ है, ताकि वो नाश करे, प्लेट रिमूव। एक्चुअली रिमूव स्पाइन में नॉर्मली हम करते नहीं है। जैसे हड्डी टूट जाए तो प्लेट लगा के 2 साल में निकालते हैं, नॉर्मली स्पाइन में हम निकालते नहीं है। पर किसी को निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि विदिन 2 इयर्स वो जुड़ ही जाता है। तो नॉर्मली लाइफ टाइम अंदर रहे, एमआरआई लाइफ में कभी भी करवाना करे, फ्लाइट में भी जाना हो तो जा सकते हैं। पर किसी को निकालना है नहीं तो निकाल दो, स्पाइन में ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है। नहीं, ओके, फाइन।